तेजस, नव्या, आप लोगों को आवाज आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? रूपन, रूपन, नव्या, आपको आ रही आवाज? ठीक। तो आज हम बात करेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी कोऑर्डिनेट इस पे बेस्ड है। स्लोप ऑफ ए लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट का ये। किसी लाइन के स्लोप का क्या मतलब होता है? देखो, स्लोप का क्या मतलब होता है। सपोज मैंने ये कोई लाइन ड्रॉ किया, कोई भी एक लाइन में रेंडमली ड्रॉ कर देता हूं। जैसे मान लो मैंने ये कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल सपोज थीटा है। जो एंगल लेना है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेना है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, राइट साइड वाला एंगल लेना है। क्योंकि देखो, ये अगर एक्स एक्सिस है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये मान लो मैं कोई दूसरा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इसे, तो दो एंगल बनेगा। अगर मान लो इधर एंगल बनेगा 60 डिग्री, तो इधर एंगल बनेगा 120 डिग्री। तो जो एंगल लेना है आपको, वो राइट साइड वाला लेना है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बन रहा है, यानी 60 डिग्री लेना है। ऐसे ही अगर मैं दूसरा फिगर ड्रॉ करके दिखाऊं, जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये कोई लाइन है सपोज ऐसे, ये वाला एंगल सपोज इधर 100 डिग्री है, ये वाला एंगल ऑब्वियसली इधर फिर 80 डिग्री हो जाएगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल है वो 100 डिग्री है। ध्यान रखें कि लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल लेना है वो कौन से डायरेक्शन से लेना है? राइट साइड वाला लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज में चलकर। क्लॉकवाइज में चलकर नहीं, मतलब ऐसे चलकर नहीं लेंगे, ये एंगल नहीं लेंगे हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज में चलकर। क्लियर है बात? ऐसे चलकर। तो किसी भी लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा है, तो हम tan थीटा को लाइन का स्लोप बोलते हैं। ध्यान रहे, स्लोप थीटा को नहीं बोलते हैं, स्लोप tan थीटा को बोलते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है बाद में चलकर कि स्लोप की जगह पे थीटा लिखना है या tan थीटा लिखना है। ध्यान रहे, स्लोप tan थीटा को बोलते हैं, थीटा को नहीं बोलते। जैसे अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री है, तो हम उसका स्लोप tan 45 डिग्री बोलेंगे, यानी 1 बोलेंगे स्लोप को। क्लियर है ये बात? सबसे पहले तो आप ध्यान से समझे कि कौन सा एंगल लेना है, यह भी ध्यान रखना। एंगल किसके साथ लेना है आपको? एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, चाहे बोला जाए या ना बोला जाए। अगर नहीं भी बोला हुआ है, सिर्फ ये बोला हुआ है कि लाइन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो हम अपने आप ही समझेंगे कि जो एंगल लेना है हमें वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेना है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, और अगर किसी क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे है, तो फिर आप लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे कि इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बने वो 30 डिग्री पे बने, ऐसे। अगर मैं कहता हूं कि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री पे है, तो फिर आप लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, यानी जो लाइन होना चाहिए, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ये 120 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है बात? हाँ बोलो। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि जो एंगल लेना है आपको वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लेना है, और ये जो थीटा वेरी करेगा ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ही वेरी करेगा, इसके बाहर नहीं लेंगे। स्लोप के लिए जो थीटा लेंगे ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक लेंगे। तो लिख लो
पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे, चूंकि अभी हम काफ़ी सारी बातें नोट करने वाले हैं। सबसे पहले तो लिखो कि स्लोप कहते किसको है। तो इफ ए लाइन इज inclined at an angle theta with the positive direction of x-axis, if a line is inclined at an angle theta with the positive direction of x-axis, then tan theta is known as slope of the line. tan थीटा को हम लाइन का स्लोप बोलेंगे। स्लोप को हम यूजुअली लेटर एम से डिनोट करते हैं, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, बट यूजुअली एम से डिनोट करते हैं। अब अगर मान लो दो लाइन होंगी तो एक का स्लोप अगर हम m1 लिखेंगे तो दूसरा m2 लिख देंगे, तीसरे का स्लोप m3 लिख देंगे। अगर मान लो एक से ज़्यादा लाइन है तो स्लोप को हम यूजुअली m से डिनोट करेंगे, और m का मतलब क्या होता है, m का मतलब tan थीटा होता है, ये ध्यान रखिए। m हम स्लोप को बोलते हैं और स्लोप होता है क्या है, tan थीटा होता है। क्लियर है ये? इसमें जो थीटा आपको लेना है वो 0 से पाई तक लेना है, यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री तक। अगर मैं डिग्री में बोलूं तो थीटा लेना है 0 डिग्री से 180 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाए, लाइन एक्स एक्सिस ही हो लाइन, तो थीटा 0 है। अगर लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो थीटा ऑब्वियसली 90 है। अगर लाइन एक्यूट एंगल पे एक्स एक्सिस के, जैसे अभी मैंने लाइन जो ड्रॉ करके दिखाया हुआ है, तो उसका स्लोप ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, क्योंकि थीटा अगर एक्यूट एंगल है 0 और 90 के बीच में तो स्लोप पॉजिटिव रहेगा। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो फिर स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ये मान लो अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और लाइन जो है वो अगर मान लो ऐसे है, ऑब्ट्यूज एंगल पे ऐसे है लाइन, ये वाला एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज है, 720 डिग्री है, तो ऑब्वियसली स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर थीटा 90 से बड़ा हो जाए, 90 और 180 के बीच में हो जाए, तो tan थीटा नेगेटिव होगा। क्लियर? क्योंकि स्लोप में बार बार आप tan की वैल्यू यूज़ करोगे, तो एक बार मैं tan की वैल्यू सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको लिख देता हूँ कि कौन कौन सी वैल्यू यूज़ होगी tan की। ये तो आपको पता ही है कि tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। इसके अलावा ये वैल्यूज़ भी आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके थे कि tan 15 डिग्री 2 माइनस √3 होता है, tan 75 डिग्री 2 प्लस √3 होता है। तो अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा, तो ऑब्वियसली स्लोप लाइन का पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो गया, 90 से ऊपर चला गया, जैसे tan 120 डिग्री हो गया, तो tan 120 डिग्री माइनस √3 होगा। tan 135 डिग्री हो गया तो -1 होगा। tan 150 डिग्री हो गया तो -1/√3 होगा। या आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे tan 120 की वैल्यू निकालनी है तो tan 120 को मैं tan 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ। tan 180 माइनस 60 माइनस tan 60 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, -√3। tan 135 -1, tan 150 डिग्री -1/√3। तो अब जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई लाइन है
जिसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका स्लोप tan 30 डिग्री होगा, यानी 1/√3 होगा। अगर मैं कहूँ कि कोई लाइन है जिसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल 135 डिग्री है, इसका स्लोप क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका स्लोप tan 135 डिग्री होगा, यानी -1 होगा। अगर मैं कहता हूँ कि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ से 75 डिग्री पे, तो इसका स्लोप क्या होगा? तो आप कहोगे इसका स्लोप 2 + √3 होगा, tan 75 डिग्री। क्लियर है बात? चलिए अगला पॉइंट। बड़ा क्लियर है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 बोलना है, और अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया, वर्टिकल लाइन हो गया, तो फिर थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा 90 हो जाएगा तो स्लोप बोलेंगे tan 90, और tan 90 को हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। स्लोप बोलेंगे स्लोप इज नॉट डिफाइंड, बोलेंगे नॉट डिफाइंड, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेशन में लिखेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते वक्त, तो 1/0 लिखकर कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रहे, बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई वर्टिकल लाइन है, आपसे कोई पूछे कि वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, तो आप बोलोगे वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं होता, स्लोप इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन जब आप उसी को मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कहीं पे यूज करोगे इस स्लोप को, तो फिर 1/0 लिखकर यूज करोगे। क्लियर है बात? तो लिख लीजिए, इफ ए लाइन इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे, देन इट्स स्लोप इज 0। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर कोई भी है तो स्लोप 0 बोलना है। इफ ए लाइन इज वर्टिकल, then its slope is not defined। लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त लिखेंगे 1/0, बोलेंगे नॉट डिफाइंड, लेकिन जहां भी हम कैलकुलेशन में इसको यूज करेंगे तो 1/0 लिखकर यूज करेंगे। क्लियर? तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल पे है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज एंगल पे है तो उसका स्लोप नेगेटिव होगा। जैसे अगर मैंने कहा कि किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री है, तो स्लोप उसका हो गया tan 30, यानी 1/√3। अगर मैं कहता हूं कि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री पे है, तो फिर उसका स्लोप tan 120 हो गया, यानी -√3 हो गया। तो लिख लो, इफ ए लाइन is inclined at an acute angle, if a line is inclined at an acute angle with the positive direction of x-axis, then its slope is पॉजिटिव। अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, और वाइस वर्सा, दोनों तरफ से ये बात ट्रू है कि अगर लाइन का स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट है, और अगर स्लोप नेगेटिव है तो फिर लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल ऑब्ट्यूज है। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि अगर ये मान लो एक्स एक्सिस है, और अगर मान लो मैं ऐसे कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं अब आपसे पूछूं कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया इंक्लाइंड वाली, ये वाली लाइन, इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो आप देखते ही कहें कि इसका स्लोप नेगेटिव होगा, क्योंकि जो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा,
एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। क्लियर है सभी को ये बात? तो लिख लो, इफ ए लाइन इज inclined at an obtuse angle with the positive direction of x, then its slope is negative। तो चार तरह के स्लोप हो सकते हैं किसी लाइन के। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं होता है। अगर लाइन एक्यूट एंगल पे हो तो स्लोप पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूज एंगल पे हो तो स्लोप नेगेटिव होता है। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब जरा ध्यान से समझिए। जैसे ये मैंने दोनों एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये मैंने कोई लाइन लिया, सपोज इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है सपोज। एक मैंने दूसरा लाइन लिया जो इसके पैरेलल है। ये दोनों लाइन जो मैं ले रहा हूँ ये पैरेलल लाइंस हैं, ऑरेंज वाली और ब्लू वाली लाइन, ये पैरेलल है। तो आप बताओ, अगर ऑरेंज वाले लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है तो इस ब्लू वाले लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? ये कितना होगा एंगल? थीटा ही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं तो एंगल तो सेम ही होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ज्योमेट्री तो आपने पढ़ी है कि अगर कोई भी पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहेंगे। तो ऑब्वियसली इन दोनों का एंगल सेम होगा, और चूंकि दोनों का एंगल सेम होगा तो इसका मतलब है दोनों के स्लोप सेम होंगे। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप हमेशा इक्वल होते हैं। जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगे तो उनका स्लोप सेम होगा, और वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का क्या मतलब है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होंगे। उल्टा भी ट्रू है कि अगर स्लोप इक्वल है तो फिर लाइंस पैरेलल हैं। तो लिख लो, पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। तो जब कभी भी दो लाइंस पैरेलल होंगी उनका स्लोप इक्वल होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अगर दो लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए तो फिर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगे, यानी परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब जैसे देखो, अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे ये कोई लाइन है सपोज, ये मान लो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल 60 डिग्री है, तो इसका स्लोप कितना हो गया? इसका स्लोप हो गया tan 60 यानी √3। क्लियर? बोलो भाई। अब मैं एक दूसरी लाइन ले रहा हूं जो इसके परपेंडिकुलर है। कोई दूसरी लाइन ली, मान लो जैसे ये दूसरी लाइन ले ली ऐसे। ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, यानी यहाँ पे जो एंगल है ये राइट एंगल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो देखो इसका एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ? ज़रा ध्यान से देखिए, ये 60 है, बहुत ध्यान से समझोगे। तो यहाँ भी एंगल 60 होगा। बोलो होगा? यहाँ एंगल, अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, तो यहाँ एंगल कितना होगा? 30। बोलो क्लियर? तो यहाँ एंगल कितना होगा? 150। बोलो हो गया नहीं? और tan 150 डिग्री निकालोगे तो tan 150 डिग्री की वैल्यू -1/√3 आएगी, यानी इसका जो स्लोप हो गया इस वाले लाइन का वो -1/√3 हो गया। क्लियर है?
ठीक है। और अब देखो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है। इसका स्लोप, पहले वाले लाइन का स्लोप √3 है, दूसरे वाले लाइन का स्लोप -1/√3। अगर आप दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट लोगे तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। बोलो आएगा? क्लियर? तो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। आपको कोई प्रूफ नहीं पूछ रहा, आपको सिर्फ याद रखना है कि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यानी जब भी दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाए, हम कहेंगे कि दोनों परपेंडिकुलर है। तो लिख लो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स if the product of slopes of two lines is -1, then the lines are perpendicular. तो याद रखना है कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। क्लियर है सभी को ये बात? अब हम आते हैं कि किसी लाइन का स्लोप हम लिखते कैसे। मान लो अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन गिवन हो और उसका स्लोप लिखने को कहा जाए। सपोज ये लाइन की इक्वेशन है, कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन सपोज ये ax + by + c0। जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक लीनियर इक्वेशन एक्चुअली एक लाइन होता है। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जब हम x और y में लिखते हैं तो वो एक्चुअल में एक लाइन होता है। जैसे मैंने ये एक लीनियर इक्वेशन लिख दिया, ax + by + c0। ये ध्यान रखेंगे कि x के कोफिशिएंट को a बोलेंगे, y के कोफिशिएंट को b बोलेंगे, और कोफिशिएंट विथ साइन लेना है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ लाइन 2x - y + 30, अगर मैं ये लिखता हूँ लाइन, तो इसमें a की जगह पे 2 है और b की जगह पे -1 है। ax + by + c, तो a इसमें 2 है और b -1 है। क्लियर है ये बात? तो अगर किसी लाइन की इक्वेशन ax + by + c0 है और अगर मुझे इस लाइन का स्लोप लिखना हो तो ये याद रखें कि इस लाइन के स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। इसको फॉर्मूले की तरह याद रखना है कि लाइन का स्लोप होता है -a/b। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मान लो हमारे लाइन की इक्वेशन है, जो अभी लिखा था, चलो वही लिख देता हूँ, 2x - y + 30, और पूछूं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो आप देखोगे कि इसमें a क्या है, b क्या है। ax a2 हो गया, by b -1 हो गया। तो इसमें a की जगह पे 2 है, b की जगह पे माइनस, तो इसका स्लोप होगा -a/b। -a/b का मतलब हो गया -2/-1, तो इसका स्लोप 2 है। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लाइन है इसका x एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड x एक्सिस, तो स्लोप एक्चुअल में क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू 2 है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि tan थीटा कौन से एंगल पे tan 2 बनता है। तो अगर हमें एंगल नहीं मालूम है तो इन्वर्स में लिख देंगे, कह देंगे कि जो थीटा है वो tan इनवर्स 2 होगा। क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ, अगर ये एंगल हमें मालूम होता है, जैसे मान लो मैं ये लाइन लिखता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन 3x - 3y + 40, और आपसे मैं कहता हूँ कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस। इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल होगा। तो देखो a हो गया 3, b हो गया -3, तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा -a/b, यानी -3/-3, स्लोप 1 हो गया।
और स्लोप 1 हो गया। स्लोप होता है क्या, tan थीटा, तो tan थीटा 1 हो गया, और tan थीटा 1 हो गया तो थीटा ऑब्वियसली 45 डिग्री है, यानी इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री होगा। क्लियर है बात सभी को ये? अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो देखेंगे कि ये जो लाइन होगा ये एक्स एक्सिस को 45 डिग्री एंगल पे कट करेगा। क्लियर है ये? अगला पॉइंट, अगर हमें किसी लाइन पे दो पॉइंट्स मालूम हो जाएं, जैसे ये मान लो कोई लाइन है, कोई भी लाइन है ये, और इस पे हमें दो पॉइंट मालूम है। एक पॉइंट सपोज इस पे ए मालूम है, एक बी मालूम है। ए का कोऑर्डिनेट सपोज x1 कॉमा y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट सपोज x2 कॉमा y2 है। किसी भी लाइन पे अगर आपको दो पॉइंट मिल जाए तो आप उस लाइन का स्लोप बता सकते हो। अगर आपको इस लाइन का स्लोप लिखना हो कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। ऊपर लिखना है y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, नीचे लिखना है x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। ऊपर y1 माइनस y2 लिखना है, नीचे x1 माइनस x2 लिखना है। क्लियर है ये? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि ये सपोज हमारा कोई लाइन है, इस पे मान लो हमें दो पॉइंट मालूम है P एंड Q। P का कोऑर्डिनेट से 1 कॉमा माइनस 2 है, Q का कोऑर्डिनेट से माइनस 3 कॉमा 4 है। और अगर मुझसे पूछा गया कि PQ का स्लोप क्या होगा, ये जो लाइन PQ है इसका स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ लाइन PQ, तो क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 यानी -2 माइनस 4 ओवर x1 माइनस x2 1 प्लस 3। ऊपर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -2 माइनस 4, नीचे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो ये हो गया -6/4, तो इसका स्लोप -3/2 है। क्लियर? क्लियर है सभी को ये? बोलो, हाँ बोलो। आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? इक्वल टू क्या? एक मिनट चेक करने दो कहीं। तो आपको क्या दिख रहा है? हम्म, वो फॉर्मूला दिख रहा है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। उसके बाद मैंने एक और लाइन ली है जिस पे दो पॉइंट्स लिए P एंड Q। ये दिख रहा है, P पॉइंट है 1 कॉमा माइनस 2, Q पॉइंट है -3 कॉमा 4। क्लियर? अब अगर आपको PQ का स्लोप लिखना है, लाइन PQ का, तो स्लोप क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 यानी -2 माइनस 4 ओवर 1 प्लस 3। क्लियर? जैसे अगर मान लो मैंने दो पॉइंट लिया, सपोज एक पॉइंट लिया फोर्थ क्वाड्रेंट में A, इसका कोऑर्डिनेट 1 कॉमा -2 है, और एक दूसरा पॉइंट लिया सपोज B फर्स्ट क्वाड्रेंट में, A फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 कॉमा -2, B हम ले रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये सपोज है 3 कॉमा, एक मिनट, सपोज ये पॉइंट 4 कॉमा 1 है। ठीक, तो मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया A 1 कॉमा -2 जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, दूसरा पॉइंट लिया B 4 कॉमा 1 जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
और आपसे पूछा कि आप ये वाला एंगल बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा एंगल। क्या कर रहे हो, इधर ध्यान दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का स्लोप चेक करेंगे। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ए बी का स्लोप क्या आएगा, y1 माइनस वाई टू ओवर x1 माइनस x2, यानी दोनों के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर पे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो देखो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया -2 -1 y1 माइनस y2, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस हो गया 1 -4। तो ऊपर आ रहा है -3, नीचे भी -3, तो 1 आ रहा है, स्लोप 1 है। और स्लोप एक्चुअल में क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा 1 है, और tan थीटा 1 है तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। तो अगर मुझसे ये एंगल पूछा गया होता कि एंगल कितना होगा, तो हम कहेंगे ये एंगल 45 डिग्री होगा। क्लियर है सभी को ये? चलिए अब क्वेश्चन करेंगे स्लोप से रिलेटेड। नोट हो गया ये? लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे। बोलो। वो तो लाइन की इक्वेशन है, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वो लाइन की इक्वेशन, स्लोप। पॉइंट स्लोप फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, y इक्वल टू mx प्लस। अभी आगे पढ़ोगे। चलो करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन। फाइंड द एंगल, find the angle which the line root 3x plus y plus 4 is equal to 0. Find the angle which the line root 3x plus y plus 4 is equal to 0 makes with the positive direction of x-axis. Makes with the positive direction of x-axis. आपको बताना यह है कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल होगा। एंगल होगा 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ए रूट 3 है, बी 1 है। ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ए रूट 3 है, बी 1 है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। माइंड में कैलकुलेट करने की आदत डालिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो ए रूट 3 बी 1। पहले इसका स्लोप चेक कर लेंगे। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस ए ओवर बी, तो हो गया -√3/1, यानी -√3। और स्लोप होता है क्या है, tan थीटा। तो tan थीटा -√3 है। और जो इसीलिए मैंने अभी आपके रेफरेंस के लिए पीछे लिख दिया था कि tan 120 डिग्री -√3 होता है। तो थीटा जो होगा ये 120 डिग्री होगा। यानी ये जो लाइन होगा ये एक्चुअली एक्स एक्सिस के साथ ऐसे होगा, ऑब्ट्यूज एंगल पे होगा ऐसे। ये एक्स एक्सिस है तो ये लाइन ऐसे 120 डिग्री एंगल पे होगा। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। if the line ax minus 2y plus 3 is equal to 0. If the line ax minus 2y plus 3 is equal to 0 cuts the x-axis, बल्कि लिखो cuts the x-axis के बदले लिखो if the line ax minus 2y plus 3 is equal to 0 is inclined at an angle of 75 degree with the positive direction of x-axis.
at an angle of 75 degree with the positive direction of x axis. Then find the value of a. अगर इस लाइन का x एक्सिस के साथ एंगल 75 डिग्री है तो a क्या होगा? हाँ, क्या आंसर आया इसका? चलो चेक करते हैं। ये गिवन है कि इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 75 है, तो ए फाइंड करना है। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप चेक करूं तो इस लाइन का स्लोप होना चाहिए tan 75 डिग्री, और जैसा कि हमें मालूम है कि tan 75 एक्चुअली होता है 2 प्लस √3, तो स्लोप इसका हो गया 2 प्लस √3। ना स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हैं। स्लोप क्या होता है? -a/b। तो a की जगह पर तो इसमें a ही है और b की जगह पे -2 है, तो -a/b, b इज -2, 2 प्लस √3, तो a सिंपली हो गया 4 प्लस 2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन। if the line x minus 2y plus 3 plus k times 3x plus 4y minus 5 is equal to 0. If the line x minus 2y plus 3 plus k times 3x plus 4y minus 5 is equal to 0 is vertical, then find the value of k. ये k फाइंड करना है। अगर ये लाइन वर्टिकल है तो k की जगह पे क्या आएगा? करोगे इसे।
ये कितना रहा है? नहीं 4/3 तो नहीं। कोई तो बोलो। k इज इक्वल टू हाफ। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। देखते हैं कैसे। ये जो लाइन है इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं। तो ये x माइनस 2y प्लस 3 प्लस 4ky माइनस 5k0। जो x वाले दो टर्म है इससे x कॉमन ले लें तो ये 1 प्लस 3kx होगा। इन दोनों से x कॉमन लिया, इस वाले से और इस वाले से। y वाले जो दो टर्म है इससे y कॉमन ले लो तो माइनस 2 प्लस 4ky और कांस्टेंट टर्म हो गया 3 माइनस 5k0। क्लियर है सभी को ये स्टेप? बोलो। x वाले दोनों एक साथ लिख दिए, x कॉमन लेकर 1 प्लस 3kx। y कॉमन लिया, दो y वाले टर्म थे, y कॉमन लिया तो माइनस 2 प्लस 4ky 3 माइनस 5k। तो अब आप देखो तो ये लाइन है ax प्लस by प्लस c0। a की जगह पे हो गया 1 प्लस 3k, by b की जगह पे हो गया माइनस 2 प्लस 4k। ax प्लस by प्लस c, a की जगह पे 1 प्लस 3k, b की जगह पे माइनस 2 प्लस 4k। ना इसका स्लोप निकालो। स्लोप होता है इसका माइनस a ओवर b। माइनस a की जगह पे 1 प्लस 3k और b की जगह पे माइनस 2 प्लस 4k। तो ये स्लोप आ गया। तो स्लोप क्या आ गया इसका? स्लोप आ गया इसका माइनस 1 प्लस 3k ओवर माइनस 2 प्लस 4k। और चूंकि ये वर्टिकल लाइन है तो इसका स्लोप होना चाहिए नॉट डिफाइंड, यानी क्या होना चाहिए 1/0। वही मैं कह रहा था कि जब भी वर्टिकल लाइन हो तो बोलेंगे स्लोप नॉट डिफाइंड, लेकिन जब कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे तो 1/0 लिख कर यूज़ करेंगे। तो इसका स्लोप 1/0 होना चाहिए चूंकि ये वर्टिकल लाइन है। तो स्लोप को लिख दिया 1/0। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस 2 प्लस 4k हो गया 0। तो इससे 4k हो जाएगा 2, k हो जाएगा हाफ। बोलो क्लियर है सभी को ये? वैसे एक और तरीका भी है करने का जो इससे शॉर्ट पड़ता आपको। मैंने आपको डिफरेंट तरीके से लाइन लिखने को कहा था। तो मैंने कहा था कि अगर कोई वर्टिकल लाइन हो तो उसमें सिर्फ x वाला टर्म होता है, y वाला टर्म नहीं होता। किसी भी वर्टिकल लाइन में सिर्फ x वाला टर्म होगा, y वाला टर्म नहीं होगा। तो आप सीधा जो है ये भी कह सकते थे क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है तो ये y वाला टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब ये ज़ीरो हो जाना चाहिए। और ये ज़ीरो हो जाना चाहिए तो हम सीधा कह सकते हैं कि माइनस 2 प्लस 4k की वैल्यू ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो इससे किया जाता हाफ। तो आपका इतना लेंथ बच जाता। जो यहाँ से यहाँ तक आपने किया है ये करने की ज़रूरत नहीं थी। आप सीधा ही कह सकते थे कि चूँकि ये वर्टिकल लाइन है तो इसमें y वाला टर्म नहीं होगा, यानी जो y वाला कोफिशिएंट है वो ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो माइनस 2 प्लस 4k की वैल्यू ज़ीरो हो जानी चाहिए। क्लियर है बात सभी को ये?
अगर इसी क्वेश्चन में कहा गया होता कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में x वाला टर्म नहीं होता, x वाला टर्म नहीं होता, दैट मीन्स कि इसको जीरो कर देते, फिर 1+3k को जीरो कर देते, 1+3k को जीरो कर देते तो k आ जाता है -1/3। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है तो k की वैल्यू -1/3 होती। क्लियर है बात सभी को ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, a 1, -2, b alpha, 3, c -2, 4, and d alpha, -5 are 4 given points। ये 4 पॉइंट हमें गिवन है, ए बी सी एंड डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ए बी और सी डी पैरेलल लाइन्स हैं तो अल्फा क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी। 1/14 अभी चेक करते हैं। दो डिफरेंट आंसर आ गए, दो लोगों के, तीन लोगों के तीन डिफरेंट आंसर है। चेक कीजिए, सबके अलग अलग आ रहे हैं। ये चार लोगों के चार डिफरेंट हैं। चलो देखते हैं आपको क्या गिवन है कि ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइन्स हैं, तो ऑब्वियसली दोनों के स्लोप सेम होने चाहिए। तो पहले मैं ए बी का स्लोप निकालता हूँ। स्लोप ऑफ ए बी, और जब कभी भी दो लाइन, दो पॉइंट गिवन हो और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन फॉर्म हो रहा है उसका स्लोप लिखना है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y1 - y2 ओवर x1 - x2। तो ए बी का स्लोप हो जाएगा -2 - 3 ओवर 1 माइनस अल्फा, y1 - y2 x1 - x2। तो दिस इज -5 ओवर 1 माइनस अल्फा। ये ए बी का स्लोप है। नाउ सी डी का स्लोप, अगेन y1 - y2 x1 - x2। तो सी डी का स्लोप हो जाएगा 4 + 5 ओवर -2 माइनस अल्फा। तो दिस इज 9 ओवर -2 माइनस अल्फा। अब गिवन क्या है कि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इसलिए हम दोनों के स्लोप को इक्वेट कर देंगे। फर्स्ट लाइन का स्लोप -5 ओवर 1 माइनस अल्फा, ये ए बी का स्लोप, सी डी का स्लोप 9 ओवर -2 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 + 5 अल्फा, 9 - 9 अल्फा, 10 + 5 अल्फा, 9 - 9 अल्फा। तो 14 अल्फा इज -1।
अल्फा इज -1/14। देवेन का आंसर सही था। क्लियर सभी को ये? तेजस क्लियर है आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। if the lines x minus y plus 30, x minus y plus 30 and एक मिनट रुकोगे, x minus y to x minus y, 4x plus ay minus 5 is equal to, if the lines ax minus y plus 30 and 4x plus ay minus 50 are perpendicular, then find the value of a। अगर ये दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं तो ए की क्या वैल्यू होगी? ये जीरो नहीं होगा, ठीक से चेक करो। दोनों का अगर स्लोप चेक करें तो फर्स्ट वाले लाइन का स्लोप है, आवाज आ रही है आप लोगों को? तो फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा -a/b, तो -a/-1, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप तो a है, -a/b, a की जगह पे तो a ही है, b की जगह पे -1 है। नाउ सेकंड लाइन का स्लोप -a/b, तो इसका स्लोप होगा -4/a, क्योंकि इसमें a की जगह पे 4 है और b की जगह पे a है, -a/b। क्लियर है ये बात सभी को? अब चूंकि ये परपेंडिकुलर लाइन्स हैं तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो a और a कैंसिल हो रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। -4 इज इक्वल टू -1 इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स कि ऐसा कोई वैल्यू नहीं है a के लिए, a की जिसके लिए ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं। चूंकि ये फॉल्स आ रहा है, -4 इज इक्वल टू -1 पॉसिबल नहीं है, तो लिखोगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ ए, यानी ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएं। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट लिखो, इफ द लाइंस
x माइनस k प्लस 1y माइनस 40, x माइनस k प्लस 1y माइनस 40 एंड टू के एक्स प्लस y माइनस 30 आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो फिर k क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अगर मैं दोनों लाइंस के स्लोप चेक करूं तो फर्स्ट वाला जो लाइन है इसका स्लोप होगा माइनस ए ओवर बी। इसमें a की जगह पे 1 है और b की जगह पे नेगेटिव ऑफ k प्लस 1 है, तो माइनस ए ओवर बी ये एक्चुअली हो गया 1 ओवर k प्लस 1, फर्स्ट लाइन का स्लोप। नाउ सेकंड लाइन का स्लोप चेक करो, अगेन माइनस ए ओवर बी। इसमें a की जगह पे 2k है और b की जगह पे 1 है, तो इसका स्लोप माइनस 2k। अब चूंकि ये गिवन है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 होना चाहिए, यानी 1 ओवर k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2k, दिस प्रोडक्ट शुड बी माइनस 1। माइनस तो दोनों तरफ से ख़त्म हो जा रहा है, क्रॉस कर दूंगा तो 2k की वैल्यू k प्लस 1 हो जाएगी, तो k 1 के इक्वल है। क्लियर है पढ़ने? बहुत देर से बोले नहीं कुछ। पढ़ने आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है। ये तेजस, नव्या, क्लियर है आप लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ द लाइन 2k minus 1x plus 3 minus 4ky minus 5 is equal to 0. 2k minus 1x plus 3 minus 4ky minus 5 is equal to 0 is equally inclined to both the axes. Then find the value of k. क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे। ये जो लाइन है ये दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल पे, मतलब इसका जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ है उतना ही एंगल वाई एक्सिस के साथ है, तो फिर के क्या होगा? ठीक से चेक करो। चेक करो ठीक से।
चलो देखते हैं, अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड हो बोथ एक्सिस के साथ, दोनों एक्सिस के साथ, तो इसका स्लोप क्या होगा? पहले तो ये बताओ क्या होगा स्लोप इसका। स्लोप स्लोप तो 1 बोलो ना। स्लोप स्लोप क्या होगा? 1 या -1? क्या होगा स्लोप? आप जरा ध्यान से समझें। आप करें 1, जैसे ये मान लो मैंने दोनों एक्सिस ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मैं कह रहा हूं कि जो लाइन है वो दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल पे, यानी जितना एंगल इसका एक्स एक्सिस के साथ है उतना ही एंगल वाई एक्सिस के साथ है, तो मैं लाइन कई तरह से ड्रॉ कर सकता हूं। जैसे एक पॉसिबिलिटी ये है कि लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया ऐसे, सपोज इसका एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल 45 है, तो फिर ये वाला एंगल भी अपने आप ही, क्योंकि यहाँ 90 है तो यहाँ भी 45 हो जाएगा। क्लियर? या अगर आप ओरिजिन से ही पास करा दो सिंपली, अगर लाइन को ऐसे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एंगल लाइन है ओरिजिन से, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 45 है, वाई एक्सिस के साथ भी इसका एंगल 45 है, तो स्लोप हो गया 1। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है ही है कि लाइन का स्लोप 1 हो सकता है अगर लाइन दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल पे। बट क्या ज़रूरी है कि सिर्फ 1 ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता? ये देखते हैं, हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे लाइन को। अगर मैंने लाइन को सपोज ऐसे ड्रॉ किया होता, ऐसे इधर, ये एंगल सपोज ये तो 90 है ही है, और ये दोनों सेम एंगल हैं, ये थीटा है, सपोज ये थीटा है, तो ऑब्वियसली अगर दोनों सेम एंगल हैं तो ऑब्वियसली दोनों 45 डिग्री होंगे। बोलो क्लियर है? हो गया नहीं? तो इधर अगर 45 होगा तो इधर कितना हो जाएगा? 135। क्लियर? और tan 135 क्या होता है? -1। तो स्लोप लाइन का -1 भी हो सकता है, क्योंकि इस केस में भी लाइन दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल पे है। भाई ऐसे भी तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। आप लाइन ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे कि यहाँ 45 बन रहा है, यहाँ भी 45 बन रहा है, दोनों 45 बन रहे हैं, बट इसका स्लोप जो है वो tan 45 नहीं होगा, क्योंकि हम तो ये वाला एंगल देखेंगे और ये वाला एंगल देखेंगे, तो स्लोप इसका tan 135 होगा। tan 135 यानी स्लोप क्या होगा इसका? -1 होगा। क्लियर है? बोल भी दीजिए। तो आगे से इसको याद रखेंगे, मार्किंग करके लिख लें, कलरफुल करके, ताकि याद रहे कि जब कभी भी बोला जाए लाइन इक्वली इंक्लाइंड है विथ बोथ एक्सेस, तो आप दोनों पॉसिबिलिटी लिखोगे कि लाइन का स्लोप 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी लेते हैं, तो लिख लीजिए, इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विथ बोथ द एक्सेस देन इट्स स्लोप इज +-1। तो जो इस लाइन का स्लोप है इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी, स्लोप होना चाहिए +-1। और अब इसका स्लोप लिखते हैं। स्लोप क्या आएगा इसका? -a/b। a की जगह पे 2k - 1 है, ओवर b की जगह पे 3 - 4k +-1। स्लोप इसका होगा -a/b। अगर आप लाइन को देखें तो लाइन है ax + by + c। a की जगह पे 2k - 1, b की जगह पे 3 - 4k। x का कोफिशिएंट a कहलाता है, y का कोफिशिएंट b कहलाता है। क्रॉस कर दूं तो ऊपर तो आ गया 2k - 1, उधर प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो 3 - 4k आएगा, और 2k - 1 अगर उधर माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो -3 + 4k। जब आप 1 लेकर क्रॉस करोगे तो 3 - 4k, -1 लेकर क्रॉस करोगे तो -3 + 4k।
तो यहाँ से 6k हो गया 4 और यहाँ से 2k हो गया 2। तो k की दो वैल्यूज़ हैं, k की वैल्यू या तो 2/3 है या फिर 1 है, दोनों आंसर लिखेंगे। तो k इज ईदर 2/3 और 1। क्लियर? अब देखो मैंने, हाँ बोलो बोलो बोलो। अगर दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल पे है तो एक पॉसिबिलिटी तो जैसे ऐसे हो सकता है, जैसे ये लाइन है, दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल है तो ऑब्वियसली दोनों के साथ इसका 45 हो गया। क्लियर? जितना एक्स एक्सिस के साथ एंगल है उतना ही वाई एक्स, तो इस केस में इसका स्लोप tan 45 हो गया, tan 45 यानी इसका स्लोप 1 हो गया। क्लियर? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि ऐसे है, लाइन मान लो ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल पे आ रहा है इधर एक्स एक्सिस के साथ, ये 45 है, ये 90 है, तो यहाँ भी 45 बनेगा। बोलो क्लियर है? तो अभी भी इसका दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल है, लेकिन स्लोप के लिए जो हम एंगल लेंगे वो तो बाहर वाला लेंगे, इधर वाला। तो इधर कितना एंगल बनेगा, ये एंगल 135 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब स्लोप कितना हो गया इसका, tan 135 यानी -1। क्लियर? तो इसका भी तो दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल ही है। बाहर वाला अगर देखेंगे तो 135 है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, अंदर वाला देखेंगे तो 45 है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। क्लियर है बात? तो अगर दोनों एक्सिस के साथ सेम एंगल पे है तो दो पॉसिबिलिटी हो जाती है, स्लोप या तो 1 होगा, यानी या तो 45 डिग्री एंगल बन रहा होगा या फिर 135 डिग्री एंगल बन रहा होगा। समझ में आई बात? अब देखो मैंने आपको ऑर्थो सेंटर पहले बताया हुआ है। ऑर्थो सेंटर हम कहते हैं उस पॉइंट को जहाँ पे ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड्स मिलते हैं। और ऑल्टीट्यूड किसको कहते हैं? किसी भी वर्टेक्स से जब हम अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो एक ऑल्टीट्यूड कहलाता है। जैसे हमने ए से परपेंडिकुलर डाला AD, तो ये एक ऑल्टीट्यूड हो गया। ऐसे ही बी से हमने AC पे परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया BE, दूसरा ऑल्टीट्यूड। और जहाँ पे ये दोनों ऑल्टीट्यूड मिलेंगे वहीं से तीसरा ऑल्टीट्यूड भी पास करेगा। यानी अगर मैं तीसरा ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ C से CF, तो ये भी इसी पॉइंट से पास कर, तो जहाँ पे ये तीनों ऑल्टीट्यूड मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट से इसका H नाम दे दिया, तो यही H कहलाता है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों ऑल्टीट्यूड मिलते हैं। मैंने ऑर्थो सेंटर निकालने का एक मेथड जो पहले बताया था वो काफ़ी लेंदी मेथड है। उसमें हम क्या करते थे कि पहले सेंट्रॉयड निकालते हैं, फिर सरकम सेंटर निकालते हैं, और फिर मैंने कहा था कि जो H ऑर्थो सेंटर, G सेंट्रॉयड और P सरकम सेंटर, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं और ये रेशियो HG/GP होता है 2:1, उससे निकालते हैं। बट ऑर्थो सेंटर निकालने का एक मेथड स्लोप से भी हो जाता है और ये ईजिएस्ट मेथड है। तो ऑर्थो सेंटर जब भी निकालना हो तो हम स्लोप वाला मेथड यूज़ करेंगे, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कि अगर मान लो आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो और ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करने को कहा जाए तो कैसे हम निकालते हैं, स्लोप की मदद से। जैसे लिखिए क्वेश्चन, जैसे मान लो हमने लिख लिया क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल, find the orthocenter of a triangle whose vertices are 1, -2, 0, 4 एंड से -3, 5। ये मान लो ट्रायंगल के वर्टिसेस। मुझे इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर बताना है। से इस ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया ABC। बहुत ध्यान से समझोगे।
ट्रायंगल के वर्टिसेस हमें मालूम है 1, -2, 0, 4 और -3, 5। मुझसे पूछा गया कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पे होगा, ऑर्थो सेंटर बताएं। तो मैं इसका दो अल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ। एक अल्टीट्यूड मैंने ए से ड्रॉ कर दिया, से ए डी। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। तो ए डी एक ऑल्टीट्यूड है। और एक ऑल्टीट्यूड मैंने सपोज इसका बी से ड्रॉ कर दिया, ऐसे बीई। तो ये दोनों ऑल्टीट्यूड जहां पे मिलेंगे वही ऑर्थो सेंटर होगा। सपोज ये एच पे मिल रहे हैं, तो यही एच मुझे फाइंड करना है जो ऑर्थो सेंटर है। क्लियर? तो ये पॉइंट एच फाइंड करना है कि ये कौन सा पॉइंट होगा। एच इज द ऑर्थो सेंटर। तो देखो बहुत आसानी से मिल जाएगा स्लोप की मदद से। मुझे ये फाइंड करना है, इसका मैंने कुछ नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, एक्स वाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जो देना हो दे दो। मैंने इसका नाम दे दिया सपोज अल्फा कॉमा बीटा। आप चाहें तो एक्स वाई लिख लें, एच कुछ भी नाम दे दो, उससे क्या फर्क पड़ा। तो एच का नाम मैंने सपोज अल्फा बीटा दे दिया। यानी मुझे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है कि अल्फा की जगह पे क्या आएगा, बीटा की जगह पे क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल स्लोप का वो फैक्ट यूज करेंगे कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो अगर मैं AD का स्लोप निकालूं और BC का स्लोप निकालूं तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि AD और BC परपेंडिकुलर लाइन है। तो हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ BC, इट शुड बी -1। क्यों होना चाहिए -1? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, AD लाइन और BC लाइन। जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। क्लियर है सभी को ये? नो AD का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो AD का स्लोप और AH का स्लोप दोनों सेम ही होगा, क्योंकि एक ही लाइन है। एक ही लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप यूनिक होता है, मतलब एक लाइन का एक ही स्लोप होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक लाइन के 10 स्लोप हो जाएंगे। तो जो AH लाइन है वही लाइन AD है, और चूंकि दोनों सेम लाइन है तो चाहे मैं AH का स्लोप लिखूं या AD का स्लोप लिखूं, वो दोनों एक ही बात होगा। क्लियर है बात? तो अगर आपको AD का स्लोप लिखना है तो आप AH का स्लोप लिख दो। कौन वाले फॉर्मूले से? y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो AH का स्लोप क्या आ जाएगा, देख लो। AH का स्लोप आ जाएगा -2 माइनस बीटा ओवर 1 माइनस अल्फा। यह आ गया AH का स्लोप, जो इनफैक्ट AD का स्लोप है। और अब हम देखेंगे BC का स्लोप। फिर वही y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। तो BC का स्लोप हो गया 4 माइनस 5 ओवर 0 प्लस 3, एंड दिस प्रोडक्ट शुड बी -1। ये स्टेप क्लियर है सभी को? पहले आपने AH का स्लोप लिखा, जो इनफैक्ट AD का स्लोप है। AH और AD एक ही लाइन है। फिर आपने BC का स्लोप लिखा और दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दिया। सॉल्व करो इसको। -2 माइनस बीटा 1 माइनस अल्फा, ये हो गया -1/3, प्रोडक्ट -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 प्लस बीटा, -1 से मल्टीप्लाई करके नीचे आ जाएगा 3 माइनस 3 अल्फा, प्रोडक्ट -1। 2 प्लस बीटा नीचे 3 क्रॉस कर देंगे तो 2 प्लस बीटा इज -3 प्लस 3 अल्फा। 2 प्लस बीटा इज -3 प्लस 3 अल्फा। इससे अगर हम बीटा की वैल्यू निकाल लें तो इससे बीटा की वैल्यू आ जाएगी -5 प्लस 3 अल्फा, सपोज इट नंबर 1। तो एक इक्वेशन तो ये बन गया कि बीटा है -5 प्लस 3 अल्फा। क्लियर सभी को? ऐसे ही एक इक्वेशन हम और बनाएंगे अब इधर से कि स्लोप ऑफ BE मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ AC, ये भी -1 होना चाहिए, क्योंकि BE और AC भी परपेंडिकुलर है। BE लाइन और AC लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, BE का स्लोप और AC का स्लोप। और BE का स्लोप लिखना है तो आप BH का स्लोप लिख दो। BH बोलो या BE बोलो, ये दोनों एक ही लाइन है, स्लोप दोनों का एक ही रहेगा।
तो आप पहले बी एच का स्लोप लिख लो। बी एच का स्लोप क्या आएगा देख लो, 4 माइनस बीटा ओवर 0 माइनस अल्फा। ये स्लोप आ गया किसका, बी एच का, 4 माइनस बीटा 0 माइनस अल्फा। नाउ ए सी का स्लोप लिखो, ए एंड सी को ज्वाइन करके जो लाइन बन रहा है, ए सी का स्लोप हो जाएगा -2 माइनस 5 ओवर 1 प्लस 3। दिस प्रोडक्ट इज -2 माइनस 5 1 प्लस 3। क्लियर है सभी को? क्या बना ये बन गया 4 माइनस बीटा ओवर माइनस अल्फा। ये बन गया -7/4 प्रोडक्ट -1। ये हो जाएगा -28 प्लस 7 बीटा, उधर हो जाएगा 4 अल्फा, क्रॉस करके -28 प्लस 7 बीटा, उधर हो गया 4 अल्फा। और अब इसमें बीटा की वैल्यू डाल दो जो आपने इक्वेशन 1 से निकाला हुआ है। इक्वेशन 1 से बीटा क्या निकाला हुआ, -5 प्लस 3 अल्फा, तो हो गया -28 प्लस 7 टाइम्स बीटा। बीटा की वैल्यू है -5 प्लस 3 अल्फा इक्वेशन 1 से, ये हो गया 4 अल्फा। यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज किया हमने, बीटा की जगह पे डाल दिया -5 प्लस 3 अल्फा। तो अब ये हो गया -28 -35 प्लस 21 अल्फा, दिस इज 4 अल्फा। -28 -35 प्लस 21 अल्फा इज 4 अल्फा। -28 और -35 मिलकर हो जाएगा -63, और उधर 4 माइनस 21 हो जाएगा -17 अल्फा। तो अल्फा मिल गया मुझे, अल्फा मिल गया 63/17। अल्फा इज 63/17। और इस अल्फा की वैल्यू को अगर 1 में डाल दो इक्वेशन 1 में, तो बीटा मिल जाएगा। बीटा क्या मिल जाएगा, बीटा है -5 प्लस 3 अल्फा। अल्फा कितना है, 63/17। इक्वेशन 1 में डाल दिया, -5 प्लस 3 अल्फा, ये क्या बन रहा है, -5, 63 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 189, नीचे 17, जिससे बीटा आ जाएगा 189 माइनस 85 यानी 104/17। ये बीटा आ गया। और जो अल्फा बीटा की वैल्यू है, यही ऑर्थो सेंटर है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर को ही मैंने अल्फा बीटा बोला था, तो मिल गया मुझे ऑर्थो सेंटर। इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर जो होगा, ये 63/17 और 104/17। क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. एक बार फिर से समझ लें, जब भी आपको किसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालना हो, आप सिंपली इस ट्रायंगल का 2 ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। जैसे ये आपने का ट्रायंगल है, मान लो ABC, ABC। एक ऑल्टीट्यूड A से ड्रॉ करोगे AD, दूसरा ऑल्टीट्यूड B से ड्रॉ करोगे B। जहाँ पे ये मिल रहे होंगे इसको H बोल दोगे, ऑर्थो सेंटर। इसका कोई नाम दे दिया, से अल्फा बीटा। और 2 इक्वेशन बना देते हैं। एक बार लिखते हैं स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ BC -1, तो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। दूसरी बार लिखेंगे स्लोप ऑफ BE मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ AC -1। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जो अल्फा और बीटा आएगा वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 लाइन का है कि आपको 2 स्लोप का प्रोडक्ट -1 करना है। क्लियर है सभी को? ये Yes, sir. बोलो, समझ में आ गया सभी को? चलो एक क्वेश्चन लिखो आप। Two vertices of a triangle are -1, 2 and 2, -3.
two vertices of a triangle are -1, 2 and 2, -3. Find the third vertex. Find the third vertex if the orthocenter of the triangle is 4, 5. इस बार मैंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। मैंने ट्रायंगल के दो वर्टेक्स दिए हैं, एक वर्टेक्स -1, 2 पे, एक 2, -3 पे, और साथ में ऑर्थो सेंटर दे दिया है कि ऑर्थो सेंटर 4, 5 पे। आपको इस ट्रायंगल का तीसरा वाला वर्टेक्स फाइंड करना है। करोगे इसे? चलो देखते हैं इसको। ये मान लो हमारा ट्रायंगल है ABC।
ए बी एंड सी। ए का कोऑर्डिनेट -1, 2, बी का कोऑर्डिनेट 2, -3 और थर्ड वर्टेक्स हमें नहीं मालूम है। इससे थर्ड वर्टेक्स को मैंने कुछ भी नाम दे दिया, एक्स वाई बोल दो, अल्फा बीटा बोल दो, जो भी बोल दो। ऑर्थो सेंटर गिवन है तो मैंने ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया ए डी, बी से दूसरा ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया बी। ये दोनों ऑल्टीट्यूड सपोज एच पे मिल रहे हैं, यही एच ऑर्थो सेंटर हो गया जो 4, 5 है। क्लियर है सभी को इतनी बात? Yes, sir. अब समझो ध्यान से, वही काम कर रहे हैं, पिछला क्वेश्चन जो हमने किया सेम वही काम हम यहाँ पे करेंगे। दो इक्वेशन यूज करेंगे, एक तो कि एडी का स्लोप और बीसी का स्लोप का प्रोडक्ट -1 और फिर बी का स्लोप और एसी के स्लोप का प्रोडक्ट -1। तो a इज -1, 2, b इज 2, -3, c इज x, y। थर्ड वर्टेक्स c है जो हमें फाइंड करना है, उसको मैंने xy बोल दिया है। और h ऑर्थो सेंटर है जो 4, 5 है। तो पहला कंडीशन वही यूज कर रहा हूं कि स्लोप ऑफ AD मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ BC, दिस प्रोडक्ट शुड बी -1। AD का स्लोप और BC का स्लोप। नो AD का स्लोप लिखना है, अभी मैंने कहा था कि AD लिखो या AH लिखो, ये दोनों एक ही लाइन है। तो AD का स्लोप मीन्स AH का स्लोप, और AH का स्लोप क्या आ रहा है? AH का स्लोप आ रहा है 2 - 5 ओवर -1 - 4। ये हो गया AD का स्लोप, यानी AH का स्लोप 2 - 5 -1 - नाउ BC का स्लोप, BC का स्लोप है -3 - y ओवर 2 - 6, दिस प्रोडक्ट इज -1। पहले मैंने AH वाला स्लोप लिखा 2 - 5 ओवर -1 - 4, देन BC वाला स्लोप लिखा -3 - y 2 - 6। ये हो जाएगा -3 ओवर -5 -3 - y ओवर 2 - 6 प्रोडक्ट -1। ये माइनस और माइनस तो इसको कैंसिल ही कर सकते, प्लस हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो -9 - 3y उधर चला जाएगा तो -10 + 5x। डिनोमिनेटर वाले को उधर क्रॉस कर दिया है, तो डिनोमिनेटर में आ रहा था 10 - 5x, क्रॉस करेंगे तो -10 + 5x। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गया 5x + 3y इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन तो ये हो गया कि 5x + 3y 1 के इक्वल है। क्लियर है? पहला इक्वेशन यही आया था आप लोगों का, बोलो क्लियर है? सेम आया, यही क्वेश्चन आया सभी का। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे स्लोप ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ AC -1, स्लोप ऑफ BE मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ AC -1। BE का स्लोप एंड देन AC का स्लोप लिखते हैं यहाँ पे। B का स्लोप वही होगा जो BH का स्लोप है, और BH का स्लोप होगा -3 - 5 ओवर 2 - 4। ये BH वाला स्लोप हो गया। B बोल लो या BH बोल लो, एक ही लाइन है। -3 - 5 2 - 4। नाउ AC का स्लोप, AC का स्लोप हो जाएगा 2 - y ओवर -1 - 6, दिस प्रोडक्ट इज -1। ये हो गया -8 ओवर -2, 2 - y ओवर -1 - 6, दिस इज -1। ये -2 से -8 को कैंसिल कर दोगे तो 4, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 8 - 4y, और डिनोमिनेटर वाला उधर लेकर चले गए तो 1 + x। तो यहां से मिल गया मुझे x + 4y इज इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन ये आ गया। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन आया 5x + 3y इज इक्वल टू 1, दूसरा इक्वेशन आया x + 4y इज इक्वल टू 7। क्लियर है सभी को ये? Yes, sir.
और अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, बल्कि दूसरे वाले इक्वेशन से अगर x निकाल लें, चूंकि इजिली मिल रहा है, तो x हो जाएगा 7 माइनस 4y, सपोज इट नंबर 2, और इस x की वैल्यू को 1 में रख दो। फ्रॉम 1 5x, x की जगह पे 7 माइनस 4y प्लस 3y, दिस इज 1। दूसरे वाले से हमने x निकाला और उसको फर्स्ट वाले में ले जाके रख रहे हैं। ये बन गया 35 माइनस 20 प्लस 3 माइनस 17y, दिस इज 1, जिससे y2 आ जाएगा 34/17, और y2 रख दोगे यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में, यहाँ पे y को 2 रख दोगे तो x हो जाएगा -1। तो जो थर्ड वर्टेक्स है इस ट्रायंगल का वो -1,2 पे है। कुछ गड़बड़ हुआ है फिर इसका मतलब, चूंकि एक वर्टेक्स तो ऑलरेडी -1,2 था। x minus 17/23 आ रहा है। नहीं, वो तो आएगा नहीं, कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है। कई बार होता है क्या है कि डेटा ऐसा हम ले लेते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही होगी, तो ऐसा हो जाता है। जैसे कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है तो फिर डेटा में गड़बड़ी है कि ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। ये एक्चुअली या तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो रहे होंगे, जो हमने 3 पॉइंट लिए हैं, कौन से, -1, 2, 2, -3 और 4, 5। तो AD देखो हमारा आया था, एक बार मैं चेक कर देता हूँ। तो AD का स्लोप यानी AH का स्लोप वो हो गया 2 -5 और -1 -4, तो -3 ओवर -5 3/5, और BC का स्लोप हो गया -3 -y 2 -x, मल्टीप्लाई किया तो हो गया ये -9 -3y, उधर हो गया ये -10 प्लस 5x, तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। ये तो ठीक है फर्स्ट वाला इक्वेशन। सेकंड वाली, आपका पहला इक्वेशन यही आया, Yes, sir. तो फिर दूसरा इक्वेशन चेक करो b। उसमें मैंने x1 x2 दूसरे लिए। नहीं, इक्वेशन तो वही बनेगा ना, इक्वेशन Yes, थोड़ी sir. बदल जाएगी। इक्वेशन पहला यही आया 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। Yes, sir. दूसरे वाले इक्वेशन को देखें तो अगर b का स्लोप देख रहे हैं यानी bh का स्लोप, bh का स्लोप हो गया -3 -5 2 -4, AC का स्लोप हो गया 2 -5 -1 -x, -8 ओवर -2, ये 4 हो जाएगा। 2 -y -x, 4 से मल्टीप्लाई किया 8 -4y, उधर गया 1 प्लस x प्लस 4y इज 7, तो हो गया x की वैल्यू 7 माइनस 4y। x की वैल्यू को फर्स्ट में रखा तो -7 ही आना चाहिए। क्या, -7 ही आया। x प्लस 4y 7 ही तो आ रहा है। तो x की वैल्यू फर्स्ट में रखा तो 5 इंटू 7 माइनस 4y प्लस 3y, तो 35 माइनस 20 प्लस 3 माइनस 17y 1। नहीं, फिर ये डेटा गलत है, मतलब मेथड तो हमारा सही है। एक्चुअली हो क्या रहा होगा कि ये जो 3 पॉइंट हैं ये पॉसिबल नहीं हो पा रहे होंगे, हो सकता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हों। तो खैर आप मेथड समझ लीजिए कि अगला अगर मैं कोई क्वेश्चन दूंगा कि 2 वर्टेक्स मैंने दिया और ऑर्थो सेंटर दिया, तीसरा वर्टेक्स अगर आपको निकालने को बोलूं तो आप इसी मेथड से निकालोगे। यहाँ पे गलती ये आ रही है कि जो तीसरा वर्टेक्स हमारा आ रहा है वो -1, 2 आ रहा है, और -1, 2 तो ऑलरेडी एक वर्टेक्स था पहले से ही, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप सिंपली ये कह दोगे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? अगर ये क्वेश्चन होता तो आप लिखोगे कि जो गिवन डेटा है वो इनकरेक्ट है, जो हमें डेटा गिवन है वो एक्चुअली पॉसिबल डेटा नहीं है, मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। तो लिख लो देयर इज नो सच ट्रायंगल, आप आंसर लिख दो सिंपली, देयर इज नो सच ट्रायंगल। खैर अगर ये आंसर डिफरेंट आता, इन दोनों वर्टेक्स से कोई डिफरेंट आता, तो फिर आप आंसर लिखते। बाई चांस ये ऐसा हो गया कि वही आ गया जो हमने एक वर्टेक्स लिया था। क्लियर है बात सभी को? एक आप दूसरा एग्जांपल लेकर सॉल्व करके देख लोगे, जैसे ये जो एक वर्टेक्स कोई मैंने लिया हुआ ना, ये -1, 2 लिया, इसको बदल कर कुछ और कर लो, या जो b मैंने लिया हुआ 2, -3, इसको बदल कर कुछ और कर लो, और एक क्वेश्चन ऐसा ही आप अपनी तरफ से सॉल्व करके देख लोगे। ठीक है? Yes, sir.
स्लोप से रिगार्डिंग एक पीडीएफ में आज सेंड करूंगा, वो पूरा कंप्लीट करके आना है आपको अगली क्लास में। और इस वीकेंड पे आप लोग का टेस्ट होगा कोऑर्डिनेट्स का। टेस्ट का सिलेबस क्या क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि अप टू लोकस पूरा आएगा। लोकस तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी थी, यानी डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रोइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनियर पॉइंट्स एंड लोकस, ये सारी चीज़ें आएंगी। क्लियर? यस सर। तो लोकस तक की तैयारी कर लेनी है आप लोगों को वीकेंड तक, जो लोकस तक जितना भी चीज़ें होंगी। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में।